हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरा बीएसटी की क्लास में। तो आज बेटा जी हम पूरी बुक करेंगे, 12 के 12 चैप्टर्स है हमारे, ठीक है। वो पूरे कंप्लीट करने हैं हमें इस वीडियो के अंदर, ठीक है। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मैं करा दूंगा चैप्टर 22, ठीक। और ऐसे टॉपिक्स है बेटा, इन टॉपिक्स के अलावा मान लो आपके पेपर में कल कुछ भी नहीं आने वाला, इन टॉपिक्स से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको बस यही टॉपिक्स करने हैं, क्लियर। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को, ताकि हम 12 के 12 चैप्टर अपने जल्दी से जल्दी खत्म कर सके। तो देखो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है बेटा, चैप्टर 1, तो उससे मेरे दो टॉपिक ले रखे हैं। पहला टॉपिक हमारा जो है वो है लेवल एंड फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक। ये पहला टॉपिक है हमारा। तो सबसे पहले हम लेवल देखेंगे कि लेवल्स कितने होते हैं हमारे मैनेजमेंट के अंदर। तो आपको मैं बता देता हूँ, हमारे मैनेजमेंट के अंदर 3 लेवल्स होते हैं बेटा। सबसे पहला लेवल होता है हमारा टॉप लेवल, ठीक है। दूसरा हमारा होता है बेटा मिडिल लेवल, तीसरा होता है हमारा लोअर लेवल। अब हम अगर बात करें कि हमारे टॉप लेवल पे कौन से लोग होते हैं, कौन से ऑफिसर्स होते हैं, तो आप देख सकते हो कि हमारे टॉप लेवल पे जो होते हैं वो ऑफिसर्स होते हैं हमारे ये सब, ठीक है। जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आते हैं आपके, या चीफ ऑपरेटिव ऑफिसर्स, या प्रेसिडेंट, या वाइस प्रेसिडेंट, मतलब जितने भी बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो सारे के सारे आपके टॉप लेवल में आते हैं, ओके। अब अगर हम मिडिल लेवल पे बात करें बेटा जी, मिडिल लेवल में कौन कौन आते हैं? डिविजनल हेड्स आते हैं आपके, मतलब डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो, और ऑपरेशनल मैनेजर आते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आते हैं, या प्लान सुपरिटेंडेंट आते हैं, ओके। फिर अगर वही हम लोअर की बात करें तो लोअर में हमारे कौन से आते हैं? सुपरवाइजर्स, फोरमैन और क्लर्क आते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो ऑफिसर्स हैं वो इस तरीके से लेवल वाइज क्या होते हैं, बटे रहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों लेवल आपको पता होना चाहिए, और कौन से लेवल में कौन सा ऑफिसर आता है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि केस स्टडी के लिए काफी काम का होता है। फिर अगर हम बात करें बेटा जी तीनों लेवल के फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब जो तीनों लेवल पे हमारे जो ये ऑफिसर्स हैं इनके काम क्या होते हैं, अगर मैं देखो सबसे पहले बात करता हूं यहाँ पे, ये हमारे फंक्शंस, ठीक है, तीनों लेवल के एक साथ दे रखे हैं मैंने। तो सबसे पहले अगर मैं फंक्शन की बात करता हूं तो हम बात करेंगे टॉप लेवल के फंक्शन की, ठीक है बेटा जी। तो टॉप लेवल के फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो टॉप लेवल का फंक्शन क्या हमारा, देखिए आप, सबसे पहला इंटीग्रेट करना किसको? डाइवर्स एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के सबको एक साथ करना, और फिर उन सभी को कोऑर्डिनेट बनाना और एक्टिविटी करना डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट की, वो भी एक सिंगल डायरेक्शन में। एक सिंगल डायरेक्शन का मतलब है जो गोल है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, उस गोल की डायरेक्शन में क्या करा जाए, सारे के सारे लोग जो है वो काम करें, डिफरेंट डिपार्टमेंट उसी डायरेक्शन में वर्क करेंगे, ठीक है, ताकि वो ऑब्जेक्ट क्या कर सके, अचीव कर सके। उसके बाद दूसरा काम इनका क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये वेलफेयर के लिए एंड साथ में सर्वाइवल के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक। अगर ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर करेंगे या सर्वाइव करना ऑर्गेनाइजेशन को, तो टॉप लेवल को काम करना ही पड़ता है। फिर उसके बाद डिटरमाइनिंग ऑल ओवर ऑब्जेक्ट मीन्स ओवरऑल जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फार्म के, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो तय करते हैं, ठीक है, या प्रिपेयर करते हैं, वो सब आपके टॉप लेवल के मेंबर ही करते हैं, टॉप लेवल के ऑफिसर्स ही करते हैं, और वो ही रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं उनके लिए, ओके। उसके बाद सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस एक्टिविटीज की, या फिर सोसाइटी पे जो भी इंपैक्ट होता है बिजनेस का, वो सारा का सारा उसकी जिम्मेदारी जो होगी वो सारी टॉप लेवल की होगी, ओके। फिर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी जो होती है, जो कि परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वर्किंग एट, सारे के सारे जो लोग काम कर रहे हैं उन सबको अगर देखना है, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना है, तो वो कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट, ओके। और असेंबलिंग ऑल रिसोर्सेज, सारी रिसोर्सेज को असेंबल करता है, और साथ में जो भी बेटा आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कोई भी रिलेशन अगर बनाना है, ठीक है, फार्म का या कंपनी का, तो वो काम भी आपके टॉप लेवल के ही लोग करते हैं, ओके। चलो अब हम बात करते हैं मिडिल लेवल पे, ठीक है। मिडिल लेवल पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, मिडिल लेवल पे आपके सुपरिटेंडेंट वगैरह आते हैं या आपके डिविजनल हेड आते हैं, वो तो उनका काम पता क्या होता है? सबसे पहले बेटा वो एक लिंक क्रिएट करते हैं टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में, ओके। फिर यहाँ पे साथ में क्या करते हैं, वो इंप्लीमेंट भी करते हैं वो सारे प्लान जो टॉप लेवल ने क्या करा, बनाए हैं, और साथ में कंट्रोलिंग भी करते हैं उन प्लान्स की, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट करते हैं मैनेजमेंट की, ताकि काम किया जा सके या काम करवाया जा सके अपने नीचे वाले लोगों से, मतलब वर्कफोर्स से या लेबर से, ओके। उसके बाद इंटरप्रिटेशन करते हैं पॉलिसीज का बेटा, ये हमारे और जो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा क्या करी जाती है, फॉर्मुलेटेड की जाती है। एंड इंश्योर करते हैं फिर कि देयर डिपार्टमेंट की, हर किसी मैनेजर का जो डिपार्टमेंट है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, या नेसेसरी पर्सनल्स कितने उसमें चाहिए, मतलब जो लोग उसमें नीडेड है, ठीक है, उन लोगों को वो लाते हैं ताकि राइट जॉब पे उनको लगाए और सही से उनसे काम करवाए, ताकि ऑब्जेक्ट जो है गोल पाया, मतलब जो गोल है हमारे फार्म का उसको कंप्लीट करा जा सके, अचीव किया जा सके। फिर ये ड्यूटी असाइन करते हैं बेटा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करते हैं, ठीक है, सभी पर्सनल्स को। उसके बाद मोटिवेट भी करते हैं ये पर्सनस को, क्लियर, और साथ में कोऑपरेट करने का काम भी करते हैं डिपार्टमेंट में, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्स्ट टाइम,
ठीक है, फर्स्ट लाइन के लिए, और रिस्पॉन्सिबल होता है फर्स्ट लाइन, मतलब प्रोडक्शन का सबसे पहला जो स्टेप लेने का वो होता है, मतलब जिम्मेदारी वो भी इन्हीं की होती है। ओके, चलो लोअर लेवल की बात करते हैं, जिसमें बेटा हमारे सुपरवाइजर वगैरह आते हैं। इसका सबसे पहला काम, ये इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, एक्चुअल वर्कफोर्स को, ठीक, और डेवलप करते हैं एक रिलेशनशिप वर्कफोर्स के साथ हेल्थी, ठीक है, और पास करते हैं इंस्ट्रक्शंस मिडिल लेवल तक, मतलब मिडिल लेवल पर जो, मतलब मिडिल लेवल पे जो मतलब ऑफिसर्स हैं वो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं इनको लोअर लेवल वाले को, और वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस ये क्या करते हैं लोअर लेवल से, ठीक है, मतलब जो वर्कर्स होते हैं वर्कफोर्स होते हैं वहां तक उनको पहुंचाते हैं, मतलब एक तरीके से लिंक का काम कर रहे हैं ये किसके बीच में, एक वर्कफोर्स और मिडिल लेवल के, ठीक है। उसके बाद साथ में मेंटेन करते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है, प्रोडक्ट का, कि किस क्वालिटी में, किस मतलब किस क्वालिटी में बनाया जाए प्रोडक्ट को, या किस क्वांटिटी में बनाया जाए, और मिनिमाइज करते हैं वेस्टेज को। उसके बाद मेंटेन करते हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड, ठीक है, मतलब एक वर्किंग कंडीशन को अच्छा करते हैं ये, और मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉइज को, और साथ में रिप्रेजेंट करते हैं किसकी प्रॉब्लम्स को, जो वर्कर्स की प्रॉब्लम होती है उन प्रॉब्लम्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं मिडिल लेवल पर, ठीक है, फिर मिडिल लेवल ऊपर वाले पे, फिर उसके बाद उनकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से एक लिंक का काम कर रहे हैं ये, ठीक है, एक वर्कफोर्स और मिडिल लेवल के बीच में। उसके बाद हेल्प करते हैं मिडिल लेवल की, कई बार ये मिडिल लेवल की भी हेल्प करते हैं मैनेजमेंट को क्या करने के लिए, रिक्रूटिंग करने के लिए, या सेलेक्ट करने के लिए, या अपॉइंटमेंट करने के लिए, ओके, अपॉइंट करने के लिए। तो ये बेटा लेवल वाइज सभी, ठीक है, ऑफिसर्स के क्या है काम है, और इनमें से अगर कोई भी काम आपको किसी केस स्टडी में शो होता है तो आप लेवल को इजीली पहचान सकते हो कि कौन बंदा किस लेवल पे वर्क कर रहा है। ओके, चलो आगे बात करते हैं अब हम कि जो हमारा फंक्शंस है हमारे मैनेजमेंट के वो क्या है। तो देखो फंक्शंस हमारे मैनेजमेंट के बेटा 5 है। सबसे पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। और ये ऑलरेडी मैं चैप्टर्स में पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है, कि डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग वगैरह ये सब क्या होता है, क्लियर। चलो फिर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है, मोटा मोटा, कि क्या होता है ये सब। आपको जैसे कि पता ही है बेटा कि प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग करना एडवांस में, क्या, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू, कौन करेगा, ठीक है, कैसे करेगा, कब करेगा और क्या करेगा। ये चीज जब हम फाइनली मतलब डिसाइड कर लेते हैं फ्यूचर के लिए पहले से पहले ही, उसे हम कहते हैं प्लानिंग। और प्लानिंग का आपको पता ही है प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, एस्टेबलाइज करना ऑब्जेक्टिव, कि किस ऑब्जेक्ट के लिए हम, मतलब किस एम के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, पहला प्रोसेस में, ठीक है। फिर दूसरा हम क्या करते हैं, मेकिंग करते हैं फोरकास्टिंग, फोरकास्ट मेकिंग करेंगे, मतलब हम ये देखेंगे कि क्या चीज हमें चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए, फ्यूचर में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या और थ्रेट्स क्या है। उसके बाद फॉर्मुलेट करते हैं बेटा पॉलिसीज और प्रोसीजर, कि मतलब कौन सी पॉलिसीज होंगी हमारे प्लान के अंदर और कौन से प्रोसीजर्स होंगे हमारे, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, काम करेंगे, और जिन प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग हमें सारे के सारे स्टेप लेने हैं। ओके, फिर हम क्या करेंगे बेटा, ड्रॉइंग करेंगे, ठीक है। ड्रॉइंग क्या करेंगे, प्रोग्राम्स और शेड्यूल, मतलब शेड्यूल और प्रोग्राम तैयार करेंगे कि कौन सा प्रोग्राम किस शेड्यूल पे हमें करना है, वो भी हम इसमें, ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं। तो प्लानिंग के अंदर ये 4 स्टेप होते हैं, क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है, जैसे कि आपको पता ही है, द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज, ठीक है, एस्टेबलाइज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट द प्लान। प्लान को एग्जीक्यूट अगर हमें करना है तो बेटा हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज है, ठीक है, और प्लस में जो हमारी एक्टिविटीज होने वाली है प्लान के अकॉर्डिंग, उन सभी के बीच में हम एक रिलेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उस रिलेशन की मदद से हम उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, जो प्लान हमने क्या करा, तैयार किया हमारे टॉप लेवल के मैनेजमेंट ने, देन तो उसे हम कहते हैं क्या, ऑर्गेनाइजिंग। अब इसके अंदर प्रोसेस क्या आता है, सबसे पहले प्रोसेस में अगर मैं बात करूं तो देखो ये 5 स्टेप में प्रोसेसिंग होती है इसकी। पहला आइडेंटिफाई करना एक्टिविटीज की कौन कौन सी हमें एक्टिविटीज करनी है प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। दूसरा ग्रुपिंग करना, ठीक है, एक्टिविटीज को जो सिमिलर मतलब सिमिलर एक्टिविटीज जो होंगी, ठीक है, उनको ग्रुपिंग करते हैं। फिर असाइन करेंगे ड्यूटीज को, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एम्प्लॉइज को। उसके बाद हम डेलीगेट करेंगे नेसेसरी अथॉरिटी, अगर अथॉरिटी देने की जरूरत पड़ी किसी इंप्लॉय को तो वो अथॉरिटी भी हम क्या करते हैं, डेलीगेट मतलब करते हैं, देते हैं अथॉरिटी को, ठीक है, ताकि वो अपने काम को असाइन कर सके और अपने टास्क को इजीली कर सके। और डिफाइन करते हैं वर्किंग रिलेशनशिप, और वर्किंग रिलेशनशिप भी डिफाइन करते हैं इंडिविजुअल्स की कि किसकी क्या काम रहने वाला है। ओके, तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ये होता है। अब हम बात करते हैं स्टाफिंग, जो कि तीसरा फंक्शन है मैनेजमेंट का, ठीक है बेटा। तो देखो स्टाफिंग के अंदर जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया चैप्टर में कि टू मेंटेन या मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ये एक तरीके की मीनिंग होती है या माइनिंग होती है एक तरीके की ऑर्गेनाइजिंग की, जिसके अंदर एक एम होता है। एम क्या होता है, द पुट, ठीक है, या एट द पुटिंग द राइट पर्सन, या राइट पर्सन जो होता है उसको राइट जॉब पर पहुंचाना या प्लेस करना ही स्टाफिंग कहलाता है। इसका प्रोसेस में देखो क्या होता है बेटा जी, सबसे पहले देखो अगर इसके प्रोसेस की बात करूं
तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कितनी मैन पावर की हमें जरूरत है, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लोगों की कितनी हमारे पास जॉब वैकेंट है उस चीज को। फिर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन होता है, फिर उसके बाद प्लेसमेंट कर दी जाती है। ओके, उसके बाद फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करा जाता है उस पर्सन का जिसको क्या करा गया है, सेलेक्ट किया गया है, प्लेसमेंट करी गई है। फिर उसके बाद अप्राइजल्स, मतलब उसके काम की, जो काम वो कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को तारीफ करते हैं। फिर ट्रांसफर्स होता है, प्रमोशंस होते हैं एंड एम्प्लॉय रिन्यूमेशन, फिर उसको सैलरी दी जाती है, जो भी उसके हक का पैसा होता है, मतलब उसको कंपनसेट किया जाता है। ओके, चलो अब आगे बात करते हैं फोर्थ फंक्शन की इसके बेटा, जो कि डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में आपको पता ही है कि क्या होता है, एक एम्प्लॉय अपॉइंट कर लिया हमने, कब, स्टाफिंग के प्रोसेस में। अब हमने जब उसको अपॉइंट कर लिया तो अब हमारा काम ये है कि हम उसको इंस्ट्रक्ट करें या इंस्ट्रक्शंस दें कि भाई कैसे काम करना है और किस तरीके से उससे काम करवाना है, वो सब करना हमारा आता है डायरेक्टिंग के अंदर। ओके, अब देखो डायरेक्टिंग के अंदर प्रोसेस में क्या क्या स्टेप आते हैं बेटा। सबसे पहला सुपरवाइजिंग करना, ठीक है, फिर मोटिवेशन करना, फिर उसके बाद लीडरशिप करना, देन कम्युनिकेशन करना। ये चार बड़े स्टेप है जो हमारे डायरेक्टिंग के अंदर आते हैं और जिनको डिटेल में मैंने चैप्टर के अंदर पढ़ा रखा है आपको कि किसके अंदर क्या होता है, ठीक है, और सारा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ है। सारी की सारी चैप्टर्स की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में बेटा, और हर एक चैप्टर को अगर डिटेल में आपको जानना है, ठीक है, तो आप आराम से लिंक पे जाना, क्लिक कर देना और वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, देख लेना आराम से, ठीक है, और समझ लेना उसको। ओके, चलो पांचवा देखते हैं कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग के अंदर क्या देखो, कंट्रोलिंग के अंदर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कंट्रोलिंग के अंदर हमेशा हम एक स्टैंडर्ड जो हमने तैयार किया है उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए होती है, परफॉर्मेंस चाहिए होती है अपने एम्प्लॉयर से, ठीक है, वर्कफोर्स से। तो हम उस परफॉर्मेंस को ही क्या करते हैं बेटा, कंपेयर करते हैं, मतलब जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हमें एम्प्लॉयर्स दे रहे हैं, क्या वो परफॉर्मेंस हमारी स्टैंडर्ड मतलब परफॉर्मेंस के बराबर है या नहीं है, उसको हम चेक करते हैं। अगर मान लो वो परफॉर्मेंस हमारी स्टैंडर्ड के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डेविएशन आ गया। डेविएशन का मतलब डिफॉल्ट आ गया। अब उस डिफॉल्ट को किस तरीके से मेजर किया जाए या करेक्ट किया जाए, वो हम रास्ता ढूंढते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें यही करना होता है, मॉनिटरिंग करनी होती है ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को, और फिर हम उसके क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। अब यहाँ देखो बेटा, इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला बाबू वही कि सेटिंग द स्टैंडर्ड, ठीक है, एंड दूसरा मेजरिंग करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को, देन फिर कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ। उसके बाद फाइंडिंग आउट करना डेविएशन। डेविएशन जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, फॉल्ट होता है कोई भी, ठीक है, वो जिसकी वजह से एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होती है, वो डाउन हो जाती है हमारी प्लानिंग परफॉर्मेंस से। ओके, उसके बाद एनालाइज करते हैं डेविएशंस को और फिर करेक्ट करते हैं उस डेविएशन को, मतलब उस डिफॉल्ट को, ताकि इन फ्यूचर वापस से कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके, चलो आगे हम बात करते हैं। देखो ये कोऑर्डिनेशन जो है बेटा, ये कोई फंक्शन नहीं है इसका, तो इसको तो आप छोड़ ही देना, ठीक है, ये नहीं करना आपको। डन, चलो अब हम आ गए सेकंड चैप्टर में बाबू, जिसमें से भी हमें दो टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। सबसे पहला जिसमें हमें करना है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या है, और उसके बाद साथ में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, लेकिन किसके द्वारा डेवलप किए गए, हेनरी फ्योल। और बेटा इस साल के लिए हेनरी फ्योल की जो ये प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना, मैं एक्सप्लेनेशन करके समझाऊंगा और एक टेक्निक भी बता दूंगा आपको साथ साथ कि किस तरीके से याद करना है, ठीक है, इन सभी प्रिंसिपल्स को। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स। अगर मैं बात करूं बेटा देखो प्रिंसिपल्स की, तो प्रिंसिपल्स हमारे ये चार प्रिंसिपल है, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के। सबसे पहले जिसके अंदर साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। इसमें क्या बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के इस प्रिंसिपल में बेटा, कि ना साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट को किया जाए, हर चीज को मतलब परख के, हर चीज को जांच पड़ताल करके किया जाए, ना कि रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब बाबू ये होता है कि कोई डायरेक्टर नहीं होना चाहिए कि जिसने ऑर्डर दिया बस वही ऑर्डर चलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, चाहे वो गलत हो चाहे फिर सही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर। दूसरा जो है हमारा वो है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी होनी चाहिए, सब एक साथ मिलजुल के काम करे, ना कि कोई एक पर्टिकुलर बंदा ही बस अपने ऑर्डर देता जा रहा है और एक साथ मिलकर काम नहीं कर रहे वे लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट में, ठीक है। दूसरा वो कहता है कॉर्पोरेशन होना चाहिए, नॉट अ इंडिविजुअलिज्म। मतलब कॉर्पोरेशन मतलब सब मिलकर, सबके एफर्ट्स एक साथ क्या होने चाहिए, कॉर्पोरेट होने चाहिए, एक साथ कलेक्टिव होने चाहिए, ना कि इंडिविजुअली होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो कहता है डेवलप करो ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, ठीक है, उसकी ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी बढ़ाओ और उसकी प्रोस्पेरिटी को क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। ओके, चलो अब हम इसकी टेक्निक्स की बात करते हैं। टेक्निक्स क्या है, और हाँ ध्यान रखना इन टेक्निक्स को मैं ऑलरेडी काफी एक्सप्लेन करके पढ़ा चुका हूं चैप्टर के अंदर,
चैप्टर 1 में ही मैंने ये दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट करा है, तो लिंक मिलेगी इसकी भी डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी वो आपकी चॉइस है कि डिटेल में जानना है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टेक्निक्स क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। पहला फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है, जो कि आप वीडियो में देखना पता चल जाएगा क्या होती है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ठीक। उसके बाद मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी और डिफरेंशिएशन पीस रेट सिस्टम, ये कुछ हमारे टेक्निक्स होते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की। ओके बेटा, चलो अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर से, वो है हमारे फ्यूल। ठीक है, मतलब जो हेनरी फ्यूल है उनके द्वारा जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो। तो सबसे पहला प्रिंसिपल उन्होंने दिया है डिवीजन ऑफ लेबर। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब बेटा आपको पता है मैनेजमेंट में दुनिया भर का काम होता है ना, फार्म के अंदर दुनिया भर का काम होता है। तो उस काम को क्या करना, एक छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में क्या कर देना, बांट देना, डिवीजन ऑफ लेबर कहलाता है। ठीक है, तो उसी को डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, जिसके अंदर क्या करा जाता है बेटा कि जो वर्क होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है स्मॉल टास्क में या फिर स्मॉल यूनिट्स में, और हर एक यूनिट एक पर्टिकुलर पर्सन को असाइंड कर दी जाती है। ओके, उसे ही हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। अब देखो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है, अगर मतलब हम इस प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो करते हैं तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा। सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा बेटा हमारा कि इंप्रूव हो जाएगी इफिशिएंसी ऑफ वर्क, काम करने की क्षमता में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आएगी, किसके, उस पर्सन के जिसको काम दिया गया है। ओके, दूसरा फैसिलिटेट हो जाएगा स्पेशलाइजेशन। अगर मान लो एक बंदा सेम काम बार बार कर रहा है तो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाएगा उसको लेकर, है ना, वो परफेक्ट हो जाएगा, तो वो फायदा मिलेगा। दूसरा इंक्रीज होएगा आउटपुट, क्यों, क्योंकि बंदा स्पीड पकड़ चुका है उस काम को करने में इसलिए, और इंक्रीज हो जाएगी उसकी स्पीड, एक्यूरेसी और क्वालिटी ऑफ वर्क। ओके, तो ये फायदे मिलेंगे हमें चार बड़े जो इस प्रिंसिपल को अपनाएगा उसे। ठीक है, लेकिन अगर भाई अगर मैं इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता या वॉयलेट करता हूं तो उस टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, वो आपको बता देता हूं। अगर इन चारों को अपोजिट कर देना, बस आपको ध्यान रखना, जब इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाएगा तो जो ये चार पॉजिटिव इफेक्ट हमने पढ़े हैं अभी, यही चार पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो जाएंगे, इसके अपोजिट हो जाएंगे। जैसे कि इफिशिएंसी डाउन हो जाएगी वर्क की, ठीक है, स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा, लेजर स्पेशलाइजेशन आएगा। उसके बाद आउटपुट जो इंक्रीज हुआ था वो डिक्रीज होने लग जाएगा, या मान लो इंक्रीज ही नहीं होगा। ठीक है, या स्पीड जो इंक्रीज होती है, एक्यूरेसी, क्वालिटी ऑफ वर्क, वो भी क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो बस आपको बेटा इन सभी प्रिंसिपल में से पॉजिटिव इफेक्ट को याद करना है। ध्यान, अगर वो वॉयलेट वाला पूछता वहां पर तो बस उन्हीं को पॉजिटिव को ही उल्टा कर देना, अपोजिट कर देना है। ठीक है, चलो आगे दूसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं। अब हम दूसरा प्रिंसिपल है बेटा प्रीटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कहते हैं हमारे हेनरी फ्यूल कि जो मैनेजर होता है उसे हमेशा डेलीगेट करते रहना चाहिए अपनी अथॉरिटी को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने एम्प्लॉइज को। ठीक है, वो ऐसा कहते हैं। तो इस प्रिंसिपल में यही होता है कि जब एक कोई भी मैनेजर अपनी अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर देता है, ठीक है, अपने एम्प्लॉइज को, तो वही हमारा कहलाता है प्रीटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट ये होंगे बेटा, देखो सबसे पहले कि जो टारगेटेड गोल है ना वो हम टाइम पे अचीव कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का कोई मिस यूज नहीं होगा इससे। उसके बाद इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय में भी क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों, क्योंकि उनके मैनेजर ने उनपे कॉन्फिडेंस दिखाया अपना, उनको अथॉरिटी देकर और रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर, तो उनमें भी ये लगेगा कि भाई हमें मतलब कुछ ना कुछ ऐसा, तभी तो हमारे मैनेजर ने हमें क्या दिया, अथॉरिटी दी है। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट होंगे। ठीक है, और अगर इस लोग मतलब इस प्रिंसिपल को हम फॉलो नहीं करते तो इसका जस्ट अपोजिट कर देना आपको। ओके, तीसरा अगर हम बात करें बेटा तो वो है डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन में क्या है, देखो डिसिप्लिन का मतलब बेटा हर कोई बंदा एक तरीके से रहे, मतलब रिक्वायर करे गुड सुपीरियर। ठीक है, एट ऑल लेवल, सभी लेवल पर क्या होना चाहिए, एक अच्छा सुपीरियर होना चाहिए, और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए, और जुडिशियल एप्लीकेशन होनी चाहिए पेनल्टीज की। मतलब ये कह रहे हैं कि डिसिप्लिन में ये है कि सभी सुपीरियर्स अच्छे हो अपने एम्प्लॉयज के साथ, प्लस में सही एग्रीमेंट होने चाहिए अपने एम्प्लॉयज के साथ। उसके बाद अगर एम्प्लॉय कोई भी फॉलो नहीं करता किसी रूल या रेगुलेशन को, या मान लो ब्रेक करता है, तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, फाइन होना ही चाहिए, ताकि वो डिसिप्लिन में बना रहे। तो डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ये है। इससे देखो फायदा क्या होगा, इफेक्ट पड़ता है इसका पॉजिटिव बेटा। सबसे पहला सिस्टमेटिक वर्क होगा, स्मूथली फंक्शनिंग होगी एंटरप्राइज की, और अकम्प्लीसमेंट हो जाएगा टारगेट का टाइम पे, मतलब जो टारगेट है उसको अकम्प्लीस कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं मतलब टाइम पर। उसके बाद इंप्रूव होगी इफिशिएंसी, ठीक है, एम्प्लॉय की, और इनहेंस होगी गुडविल, और फार्म की गुडविल भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब भाई अगर हम इसको वॉयलेट करते हैं तो जस्ट इसका अपोजिट कर देना। ठीक है, फोर्थ हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छे से समझ लो, और यूनिटी ऑफ कमांड।
ठीक है। देखो यूनिटी का मतलब होता है एक सिंगल, ठीक है, एक सिंगल। कमांड मतलब आपको पता ही है एक तरीके का ऑर्डर। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या हुआ, एक ही ऑर्डर होना चाहिए इंप्लॉय के पास। तो इसमें ये कहा जाता है कि वन बॉस होना चाहिए, वन इंप्लॉय का वन बॉस, मतलब एक इंप्लॉय है तो उसका एक ही बॉस हो, ठीक है, एक से ज्यादा बॉस नहीं होना चाहिए, फ्यूल ये कहते हैं इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर मान लो एक बॉस होगा तो उसको जो ऑर्डर मिलेगा, ठीक है, उसे साफ साफ पता होगा कि भाई मुझे इस ऑर्डर को मानना है। क्यों मानना है, क्योंकि मेरे बॉस ने दिया है। और सिंगल बॉस है, कंफ्यूजिंग रहेगी नहीं उस इंप्लॉय को बिल्कुल भी, किसका ऑर्डर मानना है किसका नहीं मानना। तो इसे ही कहते हैं बेटा हम यूनिटी ऑफ कमांड। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ता है, सबसे पहले उसको इंप्लॉयर को क्लियरिटी रहेगी इंस्ट्रक्शंस की और वो अवॉइड करेगा कंफ्यूजन को। उसके बाद इनहेंस हो जाएगी इफिशिएंसी और इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इजीली फिक्स करी जा सकती है। नॉन परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, अगर किसी ने परफॉर्मेंस नहीं करी, काम पे सही से ध्यान नहीं दिया, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई कि तेरे को जब हमने ये बोला था तो तूने क्यों नहीं करा, है ना। और नो ईगो क्लासेस, और इसके अंदर मैनेजर्स के जो ईगो होते हैं वो क्लास नहीं होंगे, मतलब क्लास नहीं होंगे, आपस में वो भिड़ेंगे नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे इससे। ओके, अगर हम इस लॉ को फॉलो नहीं करते, प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, तो हमारे जस्ट इसका अपोजिट होने वाला है। ओके, इफेक्ट। अब हमारा पांचवा आता है बेटा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक ही गोल होना चाहिए, क्लियर, एक ही बॉस एक ही इंप्लॉय और सबका, ठीक है, जो मेन गोल होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और सब लोग उसी डायरेक्शन में काम करें, ठीक है, किसी की भी डायरेक्शन इधर उधर नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो एक गोल तय किया है हमारे टॉप लेवल के मैनेजमेंट ने प्लानिंग में, तो उसी गोल की तरफ सारे काम होने चाहिए, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो। ओके, तो इसे कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो इसमें क्या होता है कि वन हेड वन प्लान, एक हेड होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, वन मैनेजर होना चाहिए, वन प्लान फॉर ऑल ऑपरेशंस, और सारे ऑपरेशंस के लिए एक ही प्लान होना चाहिए और सेम ऑब्जेक्टिव के लिए होना चाहिए। ओके, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहते हैं जिसे हम। और इसका बेटा फायदा हमें मिलेगा पता क्या, अचीवमेंट हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशनल गोल की टाइम से। उसका बेटर कोऑर्डिनेशन बनेगा, कंट्रोल अच्छा रहेगा मैनेजर्स का, सुपरवाइजर उस पर अपने ऑल एक्टिविटीज को सुपरवाइज कर पाएंगे अच्छे से, इंक्रीज होगी इफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन भी आएगा, ठीक है। और इफिशिएंसी इंक्रीज वाला तो बेटा ये कॉमन है, सारे प्रिंसिपल्स में आता है, क्लियर। तो ये भी ध्यान रखना, ये कॉमन पॉइंट है इसका इफिशिएंसी वाला। तो ये होएगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से फायदा है। और अगर ये हम वॉयलेट करते हैं प्रिंसिपल को तो ध्यान रखना इसका जस्ट अपोजिट होने वाला है सब कुछ, ठीक है, क्लियर। उसके बाद छठा, ठीक है, आपका सब, ठीक है, ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हर किसी सब ऑर्डिनेशन का क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है और उनका ना इंटरेस्ट बेटा एक साथ में जनरल इंटरेस्ट के साथ होना चाहिए। मतलब जनरल इंटरेस्ट मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है ना उसके तरफ भी होना चाहिए और प्लस में अपना तो देखो होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय जो है हमेशा वो रिकॉन्सिल करते रहना चाहिए अपने इंडिविजुअल को और जनरल इंटरेस्ट को, हमेशा बार बार सोचते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। इससे क्या रहता है थोड़ा ना उनके मन में भी मोटिवेशन बना रहता है काम करने का। ओके बेटा, पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे, देखो पहला ऑर्गेनाइजेशनल या ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट, ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट मिलेगा, क्यों, जनरल इंटरेस्ट को पूरा किया जा रहा है। साथ में ऑल बेनिफिट जो होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वली होंगे और सभी को फायदा मिलेगा और सभी का वेलफेयर भी होगा। इससे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन बनेगा इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट के बीच में, और म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन भी बनता है। ये पॉजिटिव इफेक्ट है। अगर नहीं फॉलो करोगे तो इसका अपोजिट कर देना। उसके बाद आपका आता है सेवंथ, न्यूमरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। न्यूमरेशन का मतलब मैंने जस्ट आपको बताया, वेजेस सैलरीज वगैरह जो होता है वो न्यूमरेशन होते हैं। अब यहाँ पे एम्प्लॉइज को क्या चाहिए, अगर वो बंदा काम कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है ना उसे पैसा चाहिए, पैसे के लिए ही तो काम कर रहा है ना, कोई भी काम करता है। तो बस प्योर यही कहते हैं कि भाई एक बंदा अगर काम कर रहा है आपके लिए तो उसको एकदम फेयर और जस्ट, ठीक है, सैलरी मतलब उसका न्यूमरेशन दो उसे, ओके, ताकि वो सही खुश होकर काम करे, हैप्पीली रहे और आपके लिए एकदम ईमानदार और कॉन्फिडेंटली होकर काम करे। ओके, तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे इसके, देखो पॉजिटिव इफेक्ट, पहला सेटिस्फाई रहेगा वो बंदा जिसको सैलरी मिल रही है अच्छी, उसके जस्टली मतलब फेयर सैलरी मिलेगी उसे, मोटिवेट बना रहेगा वो हमेशा, मोर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, हमेशा वो आपसे जुड़ा रहेगा, और लॉयल्टी रहेगी उसकी, ईमानदारी आपसे बनी रहेगी, डेडिकेशन रहेगा उसको अपने वर्क के अंदर, और इनहेंस होगी इफिशिएंसी, इसमें भी इफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, देखा। उसके बाद अगर नहीं फॉलो करोगे आप इसे तो वो ये डिससेटिस्फैक्शन आ जाएगा, ठीक है, उस पर्सन के अंदर, वो लॉयल्टी से काम नहीं करेगा, ठीक है, और डेडिकेशन नहीं रहेगा अपने काम को लेकर, इनएफिशिएंसी आ जाएगी फिर इस हिसाब से। आठवां प्रिंसिपल बेटा देखो हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। देखो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है
कि मैनेजर अपने पास सारी की सारी पावर रखे, अथॉरिटी को रखे, ठीक है, और ऑर्डर दे। सेंट्रलाइजेशन में ये होता है कि मतलब पूरी की पूरी पावर जो होती है वो एक ही पर्सन के हाथ में होती है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होता है वो कुछ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने नीचे वाले सभी इंप्लॉइज को, ठीक है, और अपने मैनेजर्स वगैरह जो भी उससे नीचे के होते हैं सबको वो क्या कर देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे कि डिसीजन वगैरह जल्दी से जल्दी हो सके और इफिशिएंसी आ सके काम में, है ना। तो वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर। तो देखो डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन से फायदा क्या होता है। फायदा होगा, देखो सबसे पहले तो रेड्यूस हो जाएगा वर्कलोड, सुपीरियर जो सुपीरियर होता है उसको वर्कलोड कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटर एंड क्विक डिसीजन होने लग जाएंगे, ठीक, क्योंकि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके पास। उसके बाद ट्रेन होंगे एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज हैं जिनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो ट्रेन होंगे आगे फ्यूचर मैनेजर के लिए। उसके बाद इनहेंस होगा कॉन्फिडेंस एम्प्लॉइज के बीच में, क्यों, क्योंकि उनको अथॉरिटी दी गई है इसलिए। अगर भाई हम इसको नहीं फॉलो करेंगे तो इससे क्या होगा, अगर हम कंप्लीटली सेंट्रलाइज कर देंगे, ठीक है, तो इससे अननेसेसरी, ठीक है, ओवरलोड आ जाएगा सुपीरियर के ऊपर। उसके बाद अगर भाई हम सारी की सारी पावर किसी दूसरे के हाथ में दे देंगे तो उससे भी दिक्कत, क्यों, क्योंकि अपनी मनमर्जी करने लग जाएंगे फिर एम्प्लॉइज, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है बेटा, और रॉन्ग डिसीजन होने लग जाएंगे फिर इस वजह से। तो ये कुछ हमारे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे वॉयलेट करने पे इस रूल को। फिर आता है एक और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, ठीक है। देखो स्केलर चेन में क्या होता है, फ्यूल कहते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक चैन होनी चाहिए, ठीक है, अथॉरिटी और कम्युनिकेशन को लेकर, अथॉरिटी को और कम्युनिकेशन को लेकर एक चैन होनी चाहिए, और रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और जो ऊपर से मतलब टॉप लेवल से लोअर लेवल की तरफ चलनी चाहिए, ठीक है, एज अ सबऑर्डिनेट और मैनेजर्स के बीच में, ठीक है। ये ऐसा कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। और ये स्केलर चेन का देखो यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हो, ये देखो, ठीक है, ये स्केलर चेन को इस तरीके से शो किया जाता है, डन। और बेटा इसके बीच में ना लेकिन एक काम होता है कई बार ना, यहाँ पे गैंग प्लैंक हो जाता है, मतलब इसमें क्या होता है कि स्केलर चेन को तोड़ दिया जाता है, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, इसमें एक ऑर्डरली काम चल रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ई, ऐसा आ रहा है ना, इन्फॉर्मेशन एक ऑर्डरली इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही। पर कभी कभी क्या होता है कि ये लोग आपस में इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे ए से ई में जा रहा है डायरेक्ट, है ना, तो ये गैंग प्लैंक हो गया। अब यहाँ पे गैंग पूरी क्या हो गया, टूट गया। अभी ऑर्डरली चल रहा था पर एकदम से क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गया, इसे हम गैंग प्लैंक कहते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है पर इसको आप याद रखना, गैंग प्लैंक अगर आए तो स्केलर चेन में जब इस तरीके से होता है कुछ तो उसे हम गैंग प्लैंक कहते हैं, ओके। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ेंगे, देखो सबसे पहले ऑर्डरली फ्लो होगी इंफॉर्मेशन, सिस्टमैटिक फंक्शनिंग होगी, नो कम्युनिकेशन गैप, ओके, एंड बेटर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, और बिकॉज रिस्पेक्ट हो रही है किसकी, अथॉरिटी की, डन। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट होंगे। अगर वही मैं इसको नहीं मानता, वॉयलेट करता हूं इस लो को, तो सिंपल चीज है, डिसऑर्डरली फॉलो होगी इंफॉर्मेशन, ठीक है, और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है सुपीरियर्स के और सबऑर्डिनेट्स के बीच में, सिंपल। चलो आगे करते हैं। आपका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में देखो क्या होता है, इक्विटी के अकॉर्डिंग बेटा फ्यूल ये कहता है हनी फ्यूल कि भैया जो मैनेजर होता है उसे ना सबको बराबर मानना चाहिए, चाहे इंप्लॉय कोई भी हो सबको बराबर माने, वो उनके साथ एक गुड रिलेशनशिप में रहे, एक अच्छे गुड सेंस के साथ रहे, और उनके साथ एकदम फ्रेंडली नेचर से रहे, ठीक है, प्यार से बात करे, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना करे मैनेजर। तो वो इस प्रिंसिपल में यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव इफेक्ट बताते हैं इसका। देखो पॉजिटिव इफेक्ट क्या बताते हैं, वो कहते हैं अगर मैनेजर इस तरीके से रहता है तो हैप्पी एंड सेटिस्फाई रहेगी वर्कफोर्स, ठीक है, और एम्प्लॉय हमेशा मोटिवेट रहेंगे और इनहेंस करेंगे अपनी लॉयल्टी को, डेडिकेशन को, और डिवोट करेंगे अपने मैनेजर को लेकर वो, ठीक है। उसके बाद बेटर परफॉर्मेंस होगी और इंक्रीज होगी इफिशिएंसी, ठीक है, एम्प्लॉइज की, ओके। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट बताते हैं कौन, फ्यूल। उसके बाद अगर हम इसको वॉयलेट करते हैं तो जस्ट इसका अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ इंसेंटिव। इंसेंटिव में देखो क्या होता है कि यहाँ पे क्या हुआ, इनकर्स करो टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स टू इंप्रूवमेंट अकॉर्डिंग टू फ्यूल। फ्यूल कहते हैं कि भैया स्टेप बाय स्टेप काम करो। इंसेंटिव का मतलब होता है कि इंसेंटिव एक्शन विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। वो कहते हैं कि देखो बिना पूछे कोई भी एक्शन मत लो, मतलब वो कहते हैं कि एम्प्लॉय से पूछो कोई भी एक्शन करने से पहले कि हम ये करें या ना करें, मतलब एक तरीके से डिस्कशन कर लो, ठीक है। तो वो चीज, तो यहाँ पे बड़ा फायदा मिलता है उससे। फायदा क्या मिलेगा, इससे क्रिएटिविटी आएगी, क्यों, क्योंकि हर एक बंदा अपना अपना ओपिनियन देगा तो एक नई क्रिएटिविटी जनरेट होगी, डन। उसके बाद लेट्स टू इनहेंस सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, इसमें भी बिलोंगिंगनेस बढ़ेगा, मतलब आज ऐसा लगेगा कि हम एक साथ है, सब मिलके रहते हैं, इस तरह से पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और इंश्योर होगा कॉर्पोरेशन, ठीक है। और एम्प्लॉइज के अंदर इंप्लीमेंटेशन टारगेट भी आएगा कि मतलब उसके ऊपर हम एक टारगेट रख सकते हैं कि भाई अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, ठीक। तो इंसेंटिव मतलब कोई भी इनिशिएटिव लेने से पहले, कोई भी स्टेप लेने से पहले हमेशा एम्प्लॉइज से बात कर लेनी चाहिए,
ठीक है, ताकि अच्छे से अच्छी क्रिएटिविटी आए और नए नए ओपिनियंस मिल सके, ठीक है, और हर चीज के बारे में पता चल सके। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल हमारा, ठीक है, स्पिरिट डी कॉर्प्स। इसके अंदर क्या कहता है, सब मिलकर काम करो, इससे क्या होगा, अचीवमेंट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का जल्दी से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपकी रिपोर्ट बिल्डिंग बनेगी, टीम स्पिरिट बढ़ेगी और हाई एफिशिएंसी होगी और मिनिमाइज हो पाएगा यूज ऑफ पेनल्टीज का। ओके, चलो, तो ये था बेटा हमारा स्पिरिट ऑफ डी कॉर्प्स और ये सारे प्रिंसिपल्स आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। सेकंड चैप्टर के इंपोर्टेंट टॉपिक समझा दिया आपको। अब तीसरा चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके अंदर बेटा हमारा एक ही टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, डायमेंशंस क्या है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के, और इनको डिटेल में अगर आपको जानना हो तो वीडियो की लिंक पे जाना और वहां पे क्लिक करके इसको अच्छे से, ठीक है, कर लेना। क्लियर। सबसे पहले ये दो होता है बेटा, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल, मतलब एक इंटरनल एनवायरनमेंट और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल पे देखो क्या होता है बेटा कि इस पे फार्म का पूरा कंट्रोल होता है, मतलब जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है वो पूरी तरह से कंट्रोल रखता है इंटरनल एनवायरनमेंट पे। पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का 1% भी कह सकते हो आप कंट्रोल नहीं होता। लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए या उसके ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए उसे ध्यान देना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है इस एनवायरनमेंट की। चलो देखते हैं सबसे पहले इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन कौन आता है। इंटरनल एनवायरनमेंट में जैसे कि लाइक मार्केटिंग आ गई बेटा आपकी, ठीक है, मार्केटिंग आ जाएगी आपकी, देन उसके बाद आपका फाइनेंस, ऑपरेशनल्स और प्रोडक्शन, प्रोफेशनल मतलब उनके एम्प्लॉइज, ये सब आते हैं। और एक्सटर्नल में तो आपको देखो मैं बता देता हूँ, एक्सटर्नल को हम दो तरीके से बांट देते हैं, एक जनरल एनवायरनमेंट में बांट देते हैं सबसे पहले, और दूसरा स्पेसिफिक या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में बांटते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे जो है बेटा वो जनरल एनवायरनमेंट है, जिसमें हमारा कौन कौन आता है। देखो जनरल एनवायरनमेंट में हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आएगा, सोशल एनवायरनमेंट आएगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये 5 एनवायरनमेंट आते हैं। इनको डिटेल में आपको लिंक पे जाके करना है, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी यहाँ पे मैं समझाऊंगा तो, ठीक है। और बस थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बताता हूँ। इकोनॉमिक मतलब जो पैसे से रिलेटेड होता है, ठीक है। सोशल मतलब जो आपको सोसाइटी से इफेक्ट हो रहा है, ट्रेंडिंग वगैरह जो आती है, ठीक है, ट्रेंडिंग में कोई चीज आ गई तो उस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। पॉलिटिकल मतलब जो हमारी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसीज वगैरह लाती है उसकी वजह से, लीगल भी पॉलिसीज वगैरह में आता है। और टेक्नोलॉजी मतलब कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई तो उसकी वजह से कोई इफेक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पे, वो, ठीक है। उसके बाद हमारे कौन कौन से फैक्टर होते हैं बेटा एक्सटर्नल में, देखो सबसे पहले कस्टमर्स, ठीक है, उसके बाद कॉम्पिटिटर्स, फिर इन्वेस्टर्स, फिर क्रेडिटर्स और लीवर्स, ये सारे के सारे हमारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, ठीक है, और साथ में हमारे फार्म को भी। चलो तो ये तीसरा चैप्टर जो होता है इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दिया आपको मैंने। अब फोर्थ चैप्टर प्लानिंग। इंपॉर्टेंस देखो सबसे पहले प्लानिंग की, ये हमें क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, फिर रेड्यूस करता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, फ्यूचर में मतलब कोई हो जाए कुछ उसको कम करता है, और रेड्यूस करता है ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को, प्रमोट, साथ में प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज, नए नए आइडियाज को, ठीक है, और प्लस में फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग को, एस्टेबलाइज करता है स्टैंडर्ड कंट्रोल। फीचर्स क्या है इसके, सबसे पहला फोकस करता है अचीविंग ऑब्जेक्ट पे, मतलब जो ऑब्जेक्ट इसमें तैयार किया गया है बस उसी को अचीव करना है इसको, और कुछ नहीं करता। ये प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, सबसे पहला काम मैनेजमेंट का यही होता है। फिर परवेसिव होता है, मतलब यूनिवर्सल होता है, ओके। उसके बाद कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, लगातार चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। फ्यूचरिस्टिक होता है, हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता है। और इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, हमेशा डिसीजन लिए जाते हैं इसके अंदर। और मेंटल एक्सरसाइज, क्योंकि फ्यूचर के बारे में हम सोच रहे हैं, मेंटली हम चीजों को, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को क्या करते हैं, चेक करते हैं, इसलिए मेंटल एक्सरसाइज हम इसे कहते हैं। लिमिटेशंस क्या है, बहुत ज्यादा लीड्स कर देता है, रिगिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है काम करने की, और ये बहुत ज्यादा पूछी भी जाती है पेपर में। मे नॉट वर्क इन द डायनेमिक एनवायरनमेंट, आप डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकते प्लानिंग के साथ, ओके। और रेड्यूस कर देता है क्रिएटिविटी बिल्कुल, और यूज कॉस्ट आती है इसके अंदर, और टाइम कंज्यूमिंग, और बहुत ज्यादा टाइम भी क्या होता है, कंज्यूम होता है, बहुत ज्यादा समय लगता है इसको करने में। डन। पांचवा चैप्टर पे आ गए हम ऑर्गेनाइजिंग पे। ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस देखो, सबसे पहले बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन में बेनिफिट मिलेगा बेटा हमें इससे, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें मिलेगा बेनिफिट क्लियरिटी इन द वर्किंग रिलेशनशिप, ठीक है, वर्किंग रिलेशनशिप बहुत ज्यादा सही हो जाती है। यूटिलाइजेशन हो जाएगा रिसोर्स का ऑप्टिमम, बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। एडेप्टेशन इन चेंज, चेंज अगर कोई करना है तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, ठीक है, और आप डेवलप कर सकते हो प्रोफेशनल्स को, मतलब एम्प्लॉयज को और ज्यादा स्किल और डेवलप कर सकते हो उनको, और एक्सपेंस कर सकते हो और ग्रोथ कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फीचर्स ऑफ डेलीगेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन मैंने आपको बताया था ना, जब बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी को, ठीक है, क्या करा जाता है, शिफ्ट करा जाता है, या एम्प्लॉय को दिया जाता है अपने, ठीक है। जैसे मैनेजर क्या कर रहा है, एम्प्लॉय को अपने अथॉरिटी और
दे रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसे हम डेलीगेशन कहते हैं। तो इसके अंदर पहला फीचर, डोंट मीन एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह है कि बंदे ने अथॉरिटी तो दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर पूरी तरह से, ठीक है, जिसे ये अथॉरिटी दी गई है वो बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। रिस्पॉन्सिबल डेलीगेशन में हमेशा मैनेजर ही रहेगा। ओके, उसके बाद डोंट डिमिनाइज द अथॉरिटी ऑफ सुपीरियर। इससे ये नहीं है कि सुपीरियर की अथॉरिटी कम हो गई, बिल्कुल भी कम नहीं होती उसकी अथॉरिटी, और ये हमेशा हायर से लोअर लेवल में होती है, और अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो मैनेजर के पास ही रिटेन रहती है। इंपॉर्टेंस, इफेक्टिव मैनेजमेंट हो जाएगा, एम्प्लॉय डेवलप होएगा, इससे मोटिवेशन होता है एम्प्लॉय को, और साथ में फैसिलिटेट होती है ग्रोथ, और बेसिस मैनेजमेंट आईरिची है ये, मतलब मैनेजमेंट की एक बेस है ये, और बेटर कोऑर्डिनेशन होता है इससे, और इंक्रीज होता है मैनेजरल इफेक्टिवनेस, और मैनेजर्स की इफेक्टिवनेस मतलब मैनेजरल सिस्टम के अंदर जो मैनेजर्स के काम है वो भी इफेक्टिव हो जाते हैं काफी। ठीक है, चलो अब डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। डेफिनेशन के बेस पे बोलूं तो डेलीगेशन के अंदर इंटरेस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होता, सिर्फ अथॉरिटी को सुपीरियर से दिया जाता है सबऑर्डिनेट्स को। ठीक है, इंडिविजुअल लिस्टिंग में, इंडिविजुअल लिस्टिंग मतलब किसी एक पर्टिकुलर को दे दी, हो गया, बात खत्म। डिसेंट्रलाइजेशन में ये एक सिस्टमैटिक डेलीगेशन होता है बेटा अथॉरिटी का, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लोअर लेवल तक किया जाता है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। रिलेशनशिप क्या है, ये सुपीरियर और उसके सबऑर्डिनेट के बीच में होती है। डिसेंट्रलाइजेशन होल ऑर्गेनाइजेशन में होती है और साथ में टॉप मैनेजमेंट के बीच में। कंट्रोल क्या है, इसमें डेलीगेट्स कीप करता है पावर टू कंट्रोल हिमसेल्फ, सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करता है, और यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज कर सकता है वो जनरल मैनर से। नीड क्या है बेटा, एसेंशियल है ये, ठीक है, इफ द एग्जीक्यूटिव वांट टू बी गेट हेल्प, अगर वो अपने एम्प्लॉय में मतलब एम्प्लॉयज की या अपने सबऑर्डिनेट्स की हेल्प चाहता है मैनेजर, ठीक है, तो उसके अंदर ये बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है डेलीगेशन। डिसेंट्रलाइजेशन कंपलसरी नहीं है, अगर टॉप मैनेजमेंट चाहे तो कर सकता है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। और इससे क्या होता है, पर्पस क्या होता है इसका, बर्डन रिड्यूस हो जाता है इससे सुपीरियर का, और यहाँ पे सबऑर्डिनेट और गिव द देम मोर ऑटोनॉमी, और इससे क्या होता है सबऑर्डिनेट को थोड़ी सी ऑटोनॉमी मिल जाती है, थोड़ी आजादी फ्रीडम मिल जाती है। प्रोसेस क्या है, डेलीगेशन होता है अथॉरिटी का प्रोसेस के थ्रू। डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट अ प्रोसेस, ये प्रोसेस नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग या डिसीजन का रिजल्ट है एक, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट की। पार्टीज इन्वॉल्व होती है दो, सिर्फ इसके अंदर डेलीगेटिंग, ठीक है, अथॉरिटी मतलब मैनेजर, और उसके सबऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, पर यहाँ पे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होएगा, और डेलीगेशन में फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी नॉट ट्रांसफर, पर यहाँ पे फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर हो जाती है। फ्रीडम ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग लेजर फ्रीडम होती है यहाँ पे एक्शन की, पर यहाँ पे मोर फ्रीडम होती है एक्शन की बेटा डिसेंट्रलाइजेशन में। और विड्रॉल, डेलीगेशन जो है बहुत इजीली विड्रॉल की जा सकती है, पर डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी को इजीली विड्रॉल नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे चैप्टर 5 से। अब चैप्टर 6 स्टाफिंग, इसके अंदर दो प्रोसेस है बेटा, रिक्रूटमेंट, ठीक है, और एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसको ज्यादा आपको ध्यान से करना है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है रिक्रूटमेंट में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय और स्टिमुलेट देम टू अप्लाई फॉर जॉब, मतलब एक प्रोस्पेक्टिव हमें एम्प्लॉय ढूंढना होता है इसके अंदर जो अच्छा हो, राइट जॉब के लिए राइट एम्प्लॉय हमें चाहिए होता है इसके अंदर, ठीक है, और स्टिमुलेट करते हैं, फिर उसको हम क्या अप्लाई करते हैं अगर वो जॉब को, तो हम उसे चेक भी करते हैं कि वो सही है या नहीं, ठीक है, उस जॉब के लिए उसकी मतलब सारी चीजों को चेक वगैरह करते हैं इसमें। प्रोसेस वही है बेटा, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करो डिफरेंट सोर्स की लेबर सप्लाई में, और असेसमेंट करो देयर वैलिडिटी, फिर उनकी वैलिडिटी देखो कि सही है या नहीं है, फिर चूज करो मोस्ट सुटेबल सोर्स मेथड, और उसके बाद फिर इनवाइट करो एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट के लिए। ये प्रोसेस है छोटा सा। अब यहाँ पे सोर्सेज क्या होती है, देखो दो सोर्सेज हैं। सबसे पहले इंटरनल सोर्सेज, जिसके अंदर ट्रांसफर कर दो या तो आप किसी इंप्लॉय का अपने, या फिर प्रमोशन कर दो इंप्लॉय का, या फिर आप अपने ले ऑफ कर दो। ले ऑफ में क्या होता है कि कुछ समय के लिए एक अच्छे अपने इंप्लॉय को आप उस जगह पर मतलब ट्रांसफर कर दो, ठीक है, जहां पर थोड़ा सा शॉर्टेज चल रहा हो आपका कंपनी में। ओके, उसके बाद एक्सटर्नल में क्या है, डायरेक्ट सोर्स कैजुअल कॉलर से, या फिर एडवर्टाइजमेंट की मदद से, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की मदद से, या फिर प्लेसमेंट एजेंसीज, या फिर मैनेजमेंट कंसल्टेंट से, या फिर कैंपस के थ्रू, ठीक है, या रिकमेंडेशन करवा लो एम्प्लॉयज से, या फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर, या एडवर्टाइज कर दो टीवी के ऊपर, या फिर वेब पब्लिशिंग। इनकी तरह से आप क्या कर सकते हो, एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू भी अपने एम्प्लॉयज को बुला सकते हो। इंपोर्टेंस देखते हैं, चलो इंपोर्टेंस नहीं, मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं इनके, एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल के। मेरिट्स क्या है, इंटरनल में मोटिवेट होते हैं एम्प्लॉय, क्योंकि उनका अगर मान लो प्रमोशन होता है तो वो मोटिवेट होंगे, चलो भाई हमें प्रमोशन मिला, हम और अच्छे से काम करते और प्रमोशन मिला, मोटिवेट हुए। उसके बाद सिंपल और रिलायबल होता है, बहुत ज्यादा सिंपल होता है और सही होता है, और इंडेक्स ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी जो एम्प्लॉयर है वो ऑलरेडी सबको जानता है, ठीक
ठीक है, पहले से ही वो नॉन है सबसे, तो वो उसके लिए इंडेक्स ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती इसमें, ठीक है। और सरप्लस स्टाफ को ट्रांसफर कर सकते हो आप उस एरिया में जहां पर शॉर्टेज चल रहा हो, और काफी चीपर होता है, सस्ता होता है। लिमिटेशंस क्या है, इनब्रीडिंग, नया कोई भी मतलब जो कहता है टैलेंट नहीं आएगा, ठीक है। और एम्प्लॉइंग बिकम लेथरेजी, बहुत ज्यादा आलसी हो जाएंगे हमारे एम्प्लॉइज, और सारी की सारी वैकेंसीज इसके द्वारा फिल नहीं की जा सकती, और कंपटीशन हैम्पर्ड हो जाएगा, मतलब जो कंपटीशन होना चाहिए एम्प्लॉइज के बीच में वो एकदम बेकार हो जाएगा, और प्रोडक्टिविटी जो है एम्प्लॉइज की वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। ये लिमिटेशंस है। अब देखो एक्सटर्नल सोर्स के भी कुछ मेरिट्स है। पहला मेरिट्स क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है, उसके बाद वाइडर चॉइस होती है, फ्रेश टैलेंट आएगा, और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बनी रहेगी। डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा लिमिटेशंस में, ठीक है, जो स्टाफ पहले से एक्सिस्ट करता है उसके अंदर डिससेटिस्फैक्शन ये आएगा कि भाई हमें क्यों नहीं प्रमोशन करा, इस तरीके से। और काफी लेंथी प्रोसेस होता है ये, और काफी कॉस्टली प्रोसेस भी है, पैसा ज्यादा लगता है इसमें, ठीक है। अब आगे देखो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। ट्रेनिंग से फर्म को क्या फायदा पहुंचेगा, पहला वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है, एफर्ट एंड मनी इन्वॉल्व एंड हिट एंड ट्रायल मेथड, ये सब अवॉइड होंगे। उसके बाद यहाँ पे इक्विप फ्यूचर मैनेजर, और एक अच्छा फ्यूचर मैनेजर बनने के लिए एम्प्लॉय तैयार होगा। उसके बाद रिस्पॉन्स होगा फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेगा वो, ठीक है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करेगा, मतलब बिल्कुल भी उसको प्रॉब्लम नहीं होगी चेंजिंग में। उसके बाद बेनिफिट होंगे किसको, एम्प्लॉयज को, स्किल बढ़ेगी, उसकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है, और उसके लिए करियर अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाएगी, बेटर परफॉर्मेंस होगी उसकी, और हायर अर्निंग बढ़ सकती है उसकी, इंसिडेंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और सेटिस्फैक्शन और मोरल मिलता रहेगा एम्प्लॉय को। ओके, डिफरेंस क्या है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में। सबसे पहले जो आपका ट्रेनिंग है बेटा वो एक प्रोसेस है जो नॉलेज और स्किल्स को क्या करता है, इंक्रीज करता है, और डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लर्निंग और ग्रोथ होती है एम्प्लॉय की। और ट्रेनिंग क्या है, एनेबल द एम्प्लॉय टू डू द बेटर जॉब, ट्रेनिंग एक एम्प्लॉय को अच्छा जॉब करने में मदद करती है, और ये ग्रोथ करवाती है एम्प्लॉय की ओवरऑल, और यहाँ पे ओरिएंटेड है जॉब से, और ये करियर से ओरिएंटेड होता है, ठीक है। तो ये छठा चैप्टर था आपका बेटा, सातवां चैप्टर, जिसके अंदर हमें पढ़ना है थ्योरीज के बारे में, मार्शलो थ्योरी अजप्शन। सबसे पहले तो देखो चैप्टर 7 हमारा जो कि डायरेक्टिंग है, तो उसके बारे में सबसे पहले मार्शलो थ्योरी की अजप्शन देखते हैं क्या है। मार्शलो पता क्या कहते हैं, बिहेवियर देखते हैं, वो पीपल्स का बिहेवियर पे बेस्ड है इनकी ये नीड्स, और नीड्स में क्या है, सेटिस्फैक्शन पे भी इनको ये कहते हैं, सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड्स इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति का बिहेवियर जो है उसकी नीड्स पे डिपेंड करता है, ऐसा मानते हैं वो, और वो कहते हैं उसका सेटिस्फैक्शन हो जाए अगर, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है फिर उसकी नीड, मतलब उसका जो बिहेवियर वो कैसा होगा, क्लियर, वो ऐसा मानते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि जो इनकी ना नीड्स है वो हायरार्चिकल ऑर्डर में है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ लगी हुई है, या नीचे से ऊपर की तरफ आप जा सकते हो, और इनका जो हायरार्चिकल है वो इनका पता क्या, बेसिक नीड से हायर नीड तक जाते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ये लोअर से अपर, ठीक है, ऐसा मानते हैं इनका जो ऑर्डर है। उसके बाद इनकी अजप्शन तीसरी क्या है, इनका सेटिस्फाइड नीड है और नो लॉन्गर मोटिवेट, ये भी कहते हैं कि अगर एक पर्सन की नीड पूरी हो जाए, ठीक है, तो उसका सेटिस्फैक्शन मिल जाए उसको इससे, तो फिर वो नीड उसके लिए मोटिवेशन का कोई भी जरिया नहीं रहती, फिर ये ऐसा भी मानते हैं। फिर कहते हैं अ पर्सन मूव नेक्स्ट हायर, फिर वो पर्सन कहां चला जाएगा, ऊपर वाली नीड पर चला जाएगा। इनकी ये 4 अजप्शंस हैं इनके पूरी की पूरी थ्योरी की। अब इनकी थ्योरी के मेरिट्स क्या है, सबसे पहले तो बेटा सिंपल है और इजी अप्लाई कर सकते हो आप इस थ्योरी को। इंडिकेट करता है हाउ टू मोटिवेट, और ये भी इंडिकेट करता है कि किस तरीके से एक एम्प्लॉय को मोटिवेट कराया सकता है। डिमेरिट्स क्या है, हायरार्ची की है, मतलब लेकिन हायरार्ची इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना कि हमेशा बंदा बेसिक नीड से ऊपर की तरफ बढ़े, ऐसा नहीं है। और वोटर टाइप क्लासिफिकेशन है इनके, ठीक है, मतलब करना बहुत मुश्किल है। ओके चलो, इंसेंटिव भी एक टेक्निक होती है और मोटिवेट करने की। तो इंसेंटिव में देखो क्या होता है, मेजर्ड यूज टू मोटिवेट एम्प्लॉय टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, ऐसे मेजर्स ढूंढो जिससे हम एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सके उसकी परफॉर्मेंस के लिए। जैसे कि लाइक पहला उसका स्टैंडर्ड टाइम को डिटरमाइन कर दो कि भाई तुझे इतने घंटे काम करना, और इस एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस उससे रख लो कि भाई तू इतने घंटे में इतना काम करके दे मुझे, बात खत्म, ठीक है। और उसकी जो बेजिस है वो भी फिक्स कर दो, गारंटेड कितना तुझे मिलेगा पैसा काम करने का, और ऐड एडिशनल न्यूमरेशन, और थोड़ा सा ऐड भी करो, अगर वो टाइम लगा रहा ज्यादा काम करने में तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा भी दे दो। ये इंसेंटिव टेक्निक होती है मोटिवेट करने की। ओके, अब देखो इंसेंटिव टेक्निक में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। पहला इंसेंटिव कौन से, फाइनेंशियल वाले, पहले इंसेंटिव फाइनेंशियल वाले में कौन आता है, पे एंड अलाउंस। ओके, फिर प्रोडक्टिव लिंक, ठीक है, इंसेंटिव स्कीम चलाओ, बोनस और प्रॉफिट शेयरिंग, क्लियर, और फिर स्टॉक ऑप्शन या को पार्टनरशिप। स्टॉक ऑप्शन में मतलब बेटा जो कंपनी अपने शेयर्स बाहर बेचे वो शेयर्स क्या करे, अपने ही इंप्लॉइज को बेचे पर थोड़े सस्ते रेट पर, इस तरीके से। और रिटायरमेंट बेनिफिट दे कंपनी उनको, और
परक्यूसाइड्स, परक्यूसाइड्स मतलब उनको हॉस्पिटल वगैरह में, ठीक है, हाउसिंग वगैरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। ये है हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल में स्टेटस, ठीक है, सबसे पहला क्या आता है इसमें कि उनको एक अच्छा स्टेटस दे, ठीक, और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, मतलब वर्किंग कंडीशन, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती रहनी चाहिए एम्प्लॉयज को, और जॉब इंक्रीजमेंट हमेशा मिलता रहना चाहिए, मतलब कंपटीशन करवाते रहना चाहिए उनसे। उसके बाद एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम, जॉब सिक्योरिटीज होनी चाहिए उनको, ठीक है, और एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन हमेशा होता रहना चाहिए, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट होती रहनी चाहिए। डन। चलो अब हम आगे देखते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर से। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फॉर्मल की, ठीक है, तो देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन में ये ऑफिशियल होता है बेटा, एक ऑफिशियल चैन की तरह चलता है कमांड में, और ये हमेशा ऑफिशियल मैटर पे ही होगी। उसके बाद ये रिटर्न और ओरल हो सकती है, और इसकी डायरेक्शन कैसे हो सकते हैं, वर्टिकल जिसमें डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड मतलब नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, ठीक है, नहीं डाउनवर्ड में मतलब ऊपर से नीचे, और अपवर्ड में बेटा नीचे से ऊपर, मतलब सबऑर्डिनेट से टॉप लेवल तक, और अपवर्ड में टॉप लेवल, सॉरी डाउनवर्ड में टॉप लेवल से लोअर लेवल तक। ओके, और हॉरिजॉन्टल भी होती है बेटा ये, जैसे कि बिटवीन द डिपार्टमेंट, सेम डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट से, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, कॉन्टैक्ट कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, वो पॉपुलर कम्युनिकेशन जो नेटवर्क होते हैं वो जैसे कि सिंगल चैन, बिल, सर्कुलर, फ्री फ्लो और इन्वर्टेड बी, ये सारे के सारे आपके कुछ पॉपुलर कम्युनिकेशन नेटवर्क है फॉर्मल कम्युनिकेशन में। ओके, चलो नो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देखते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, टेक प्लेस आउटसाइड द ऑफिशियल चैनल, ये ऑफिशियल चैनल से बाहर जाके होते हैं, और मे बी वर्क रिलेटेड होते हैं, कई बार वर्क रिलेटेड भी हो सकता है और कई बार नहीं भी। उसके बाद अराइज सोशल इंटरेक्शन, ये हमेशा समाज में इंटरेक्शन को बढ़ाएंगे आपके, और ग्रैब बाइंग, ध्यान रखना ग्रैब बाइंग का मतलब होता है ओरिजिन और डायरेक्शन कभी भी आप इनकी मेजर कर ही नहीं सकते, और कट क्रॉस स्केलर चैन, और स्केलर चैन को तो पूरी तरह से कट क्रॉस करके रखते हैं, और स्प्रेड रूमर्स, हाँ इनमें अफवाह भी फैल सकते हैं, रूमर्स बहुत जल्दी फैल सकती है, और इनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप क्या फिक्स नहीं कर सकते इजीली, ठीक है। टाइप्स वही सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप्स, ठीक है, या फिर प्रोबेबिलिटी नेटवर्क्स, या फिर क्लस्टर्स, ठीक। चलो अब हम ये देखते हैं कि हमारे जो कम्युनिकेशन होता है ना बेटा, उसके ना कुछ बैरियर्स होते हैं। अब बैरियर्स कौन कौन सा, देखो सबसे पहले सेमिनेटिक बैरियर, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले बैरियर्स हैं पेपर में। देखो इसमें क्या होता है, रिजल्ट ऑन अकाउंट यूज ऑफ रॉन्ग, आपने क्या करा, गलत वर्ड का यूज करा, या डिफॉल्टी ट्रांसलेशन, या आपने गलत तरीके से ट्रांसलेट करा, या डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, आपने इंटरप्रिटेशन तो करी पर अलग करी, बंदे ने कहना कुछ चाहा, आपने कुछ और समझा, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल जैसे कि लाइक बैडली एक्सप्रेस करा आपने मैसेज को, अपने सिंबल, ठीक है, और सिंबल्स जो दिए आपने वो एकदम गलत तरीके से आ रहे हैं, आप लिखना कुछ चाह रहे थे, बताना कुछ चाह रहे थे, पर अलग तरीके से हो रहा है वो, इस तरीके से फॉल्टी ट्रांसलेशन हो गया, अनक्लियर है अजम्पशंस आपकी, और टेक्निकल जैगरॉन्स, मतलब टेक्निकली आपने गलत ही लिखा है वो। अब यहाँ पे देखो साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होता है कि बोथ सेंडर और रिसीवर दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसमें क्या होता है, हमारा प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है देखो कि दोनों है साइकोलॉजिकली, मतलब इसमें मतलब है कि दोनों रिसीवर और सेंडर है आपस में बात कर रहे हैं, पर सही प्रकार से नहीं कर रहे। जैसे कि मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी बात आपने पूरी होने ही नहीं दी, और आपने अपना खुद का एक मतलब निकाल लिया, अच्छा ऐसा कह रहा तू, अरे भाई बात तो पूरी करने दो, तो ये क्या हुआ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल प्रीमेच्योर एवोल्यूशन, मतलब बात सुनी नहीं, रिजल्ट पहले निकाल लिया। लैक ऑफ अटेंशन, आपका ध्यान ही नहीं था बात पे। उसके बाद लॉस ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन बेकार हो गया, जैसे कि लाइक आप बात कर रहे हो, वहां पे बहुत ज्यादा शोर है, नॉइज है, ठीक है, उस वजह से। और यह डिस्ट्रस्ट, आपको विश्वास ही नहीं है, ठीक है, मेरे पे, तो आप मेरी बात मान ही नहीं रहे, ऐसा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं कुछ, जैसे कि लाइक अथॉरिटी रिलेशनशिप या रूल्स और रेगुलेशन की वजह से आप ये बेकार हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो पॉलिसीज के कारण, या फिर रूल रेगुलेशन स्टेटस के कारण, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी के कारण, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या फिर फैसिलिटी, इन सबकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। और ये ज्यादा नहीं पूछे जाते, सिनेमैटिक और साइकोलॉजी ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, पर्सनल में वही भैया, आप डरते हो अथॉरिटी को चैलेंज करने से, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपके पास सुपीरियर से बात ही नहीं कर सकते आप, अनविलिंगनेस आपके पास कम्युनिकेट करने की, मतलब आप इच्छुक ही नहीं है बिल्कुल बात करने के, और लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव या सिलेक्टिव रिसेप्शन आपके, मतलब आप बिल्कुल चाहते ही नहीं हो कुछ करना इसमें पर्सनल में। ओके, तो ये बेटा हमारे कुछ बैरियर्स थे जो कम्युनिकेशन को खराब कर देते हैं हमारी, ठीक। तो ये था हमारा 7वां चैप्टर डायरेक्टिंग। 8वां चैप्टर की बात करता है, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक आपको मैं दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोलिंग से, लेकिन ध्यान रखना 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आएंगे चैप्टर से। छोटा है ये पर इंपॉर्टेंट बहुत है, ध्यान से समझो। सबसे पहले कंट्रोलिंग के फीचर्स, फीचर्स देखो, सबसे पहला फीचर हमारा है गोल ओरिएंटेड होता है ये, ठीक है। ये हमेशा कंट्रोलिंग जो होगी वो गोल से ओरिएंटेड होगी, क्योंकि प्लानिंग में जो गोल किया जाता है, बनाया जाता है, ये तय किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या होती है, कंट्रोलिंग होती है। डन।
उसके बाद परवेसिव है, बिल्कुल एकदम यूनिवर्सल है, हर जगह कंट्रोलिंग होती है, हर लेवल पर कंट्रोलिंग होगी। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बिल्कुल है, लगातार करना पड़ेगा आपको। फॉरवर्ड लुकिंग है, यस, क्योंकि आप फ्यूचर में देखने की कोशिश करते हो कंट्रोलिंग की मदद से कि फ्यूचर में हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होने वाली है, ठीक है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। और बैकवर्ड इसलिए है, लुकिंग बैक, क्योंकि हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो प्लानिंग हमने कब करी थी, पास्ट में सेट करी थी। ओके, उसके बाद एक्स्ट्रा पॉइंट में अगर मैं बोलूं, एक्शन ओरिएंटेड भी होती है ये, और प्राइमरी फंक्शन है ये, ठीक है, एट द होल लेवल, और ब्रिंग बैक मैनेजमेंट साइकिल बैक टू दी प्लानिंग। और ये वो एक फंक्शन है जो मैनेजमेंट को वापस से प्लानिंग पे लाके क्या कर देता है, खड़ा कर देता है। ओके, इंपोर्टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले कंप्लीटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कंप्लीट करने के लिए की जाती है। और जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, फिर एक्यूरेसी जज की जाती है स्टैंडर्ड की। और मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स का एफिशिएंट यूज करने के लिए। और इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन मतलब मोटिवेशन करने के लिए एम्प्लॉय को। और साथ में इंश्योरिंग ऑर्डर और डिसिप्लिन सही से बने रहे, उसको इंश्योर करने के लिए। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, और इन सबको फैसिलिटेट करने के लिए। ये इंपॉर्टेंस है बेटा चैप्टर 8 कंट्रोलिंग की हमारी। ओके, तो ये भी कंप्लीट हो गया, पहली बुक कंप्लीट आपकी। ओके, अब हम बात करेंगे सेकंड बुक की। सेकंड बुक के अंदर चैप्टर 9 या चैप्टर फर्स्ट, जो भी आपको मानना मान लो। देखो यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर हमारे वर्किंग कैपिटल डिसीजन और कैपिटल बजटिंग डिसीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो वो हमें करना। और इस चैप्टर को आप डिटेलिंग में पढ़ लेना, ठीक है, वीडियो की लिंक पे जाके, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए चैप्टर। देखो, वर्किंग कैपिटल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो हमारा वर्किंग कैपिटल करता है मेंटेन अर्निंग कैपेसिटी, हमारी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करके रखता है। उसके बाद ये डिसीजन होते हैं विद रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ कैश और इन्वेंट्री और डेप्टर से रिलेटेड जो भी हमारे डिसीजन होंगे वो सब वर्किंग कैपिटल में आएंगे। ओके, उसके बाद डे टू डे वर्किंग जो होती है बिजनेस की, उसको इफेक्ट करता है ये। उसके बाद ये हमारी लिक्विडिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है और प्रॉफिटेबिलिटी को भी। और एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं हमारे वर्किंग कैपिटल के? पहला, एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, मतलब कैश अच्छा होना चाहिए हमारे पास, उसका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए हमारा, और रिसीवेबल मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए। कैपिटल बजटिंग मेथड में क्या होता है, देखो ये क्या करता है, लेट टू इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी। ये अर्निंग कैपेसिटी हमें लेट करेगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और इंपॉर्टेंट क्या है इसका, सबसे पहले ये साइज और कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, ऑफ द बिजनेस को इफेक्ट करता है, ठीक है, इस डिसीजन से। इसमें इन्वॉल्व होती है यूज कॉस्ट, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। मतलब इरिवर्सिबल है, बिल्कुल पैसा इतना लगाने के बाद भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें पैसा वापस आएगा हमारा या नहीं आएगा, ठीक है। और मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए भी आप बिजनेस के अंदर, या बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, या फिर एक नई यूनिट को सेट करने के लिए आप इसका क्या करते हो, यूज करते हो। ओके, तो ये वर्किंग कैपिटल डिसीजन और कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और यहाँ पे ना कुछ फाइनेंशियल डिसीजन है बेटा। ये फाइनेंशियल डिसीजन में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इन तीनों डिसीजन को भी आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करना है, ठीक है। वीडियो में जाना, कंप्लीट करना है इनको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तीनों डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट टॉपिक में कि आपको ये करना है, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी करने की कोशिश करो, ठीक है। चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट, सिर्फ ओनली एक टॉपिक, ये कर लेना बस इस चैप्टर से, ठीक है। चाहे यहां से कर लो चाहे कहीं से भी करो, पर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आएगा इस चैप्टर से क्वेश्चन बस, ठीक है। पहला आपका टॉपिक है यहाँ पे ये कि जो फंक्शंस हैं सीबी के, मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, उसके जो फंक्शंस है, बस पेपर में वही पूछे जाते हैं, इससे और कुछ नहीं पूछे जाते इस चैप्टर से, ठीक है। तो वो पहले फंक्शंस मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहला फंक्शन प्रोटेक्टिव फंक्शन इसके, क्लियर। फिर डेवलपमेंट फंक्शंस, और उसके बाद रेगुलेशन फंक्शन। तो टोटल 3 फंक्शंस हैं, और तीनों को भी हम डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे। पहला प्रोटेक्टिव में क्या होता है, प्रोहिबिट करता है फ्रॉडलैंड को, मतलब कुछ फ्रॉड ना हो किसी भी इन्वेस्टर के साथ, उसको देखता है। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, उसको भी चेक करता है ये, ठीक है बेटा। उसके बाद प्रोहिबिट करता है इनसाइडर ट्रेडिंग को, और एजुकेट करता है इन्वेस्टर्स को हमारे, और प्रमोट करता है फेयर प्रैक्टिस और कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, इन द सिक्योरिटी मार्केट। ये सारे काम करता है प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर अपने कौन से भी। उसके बाद डेवलपमेंट फंक्शन में प्रमोट करेगा ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स, मतलब जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम करता है। उसके बाद इन्वेस्टर्स को एजुकेट करेगा, इसमें भी प्रमोट करेगा फेयर प्रैक्टिस, और कंडक्टिंग करेगा रिसर्च को कंडक्ट करेगा सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड, और फिर उस इंफॉर्मेशन को पब्लिश भी कर देगा। उसके बाद डेवलप करेगा कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग द फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल अप्रोच के साथ। और सीबी एज द परमिट, और सीबी जो है वो परमिट भी करता है इंटरनेट ट्रेडिंग को थ्रू द रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स के साथ, जो रजिस्टर्ड मतलब जो एकदम लीगल ब्रोकर्स होते हैं उनके साथ इंटरनेट, ठीक है, ट्रेडिंग भी क्या करता है, स्टार्ट करता है।
अब यहाँ पे देखो रेगुलेशन फंक्शंस क्या है, ये रजिस्टर करता है ब्रोकर्स को और सब ब्रोकर्स को बेटा और अदर प्लेयर्स ऑफ मार्केट। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट को रजिस्टर करेगा और साथ में उसकी स्कीम और म्यूचुअल फंड्स को भी। फिर साथ में रेगुलेशन करता है स्टॉक बैंकर्स और पोर्टफोलियो भी बनाता है एक एक्सचेंज, ठीक है, मार्चेंट बैंकर्स के लिए। और प्रोहिबिशन करता है फ्रॉडलैंड और अनफेयर प्रैक्टिस को। उसके बाद कंट्रोलिंग करता है इनसाइड ट्रेडिंग, अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर इंपोज करता है पेनल्टीज को। और कॉलिंग फॉर द इंफॉर्मेशन बाय द अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन वगैरह करता रहता है ये कॉलिंग वगैरह करके, और कंडक्ट करता रहता है हमेशा इंक्वायरी और ऑडिट, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में। और फीस वगैरह लगाता है ये, ठीक है, लिविंग द फीस, और चार्जेस वगैरह लगाता है किसके ऊपर, पर्पस ऑफ एक्ट के पर्पस के अकॉर्डिंग। और परफॉर्म करता है बेटा ये सारी एक्सरसाइज सच अ पावर। और किसके अंदर काम करता है ये, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो एक्ट बना था 1956 के अंदर। और साथ में डेलीगेट करता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये डेलीगेट किया जाता है। तो ये कुछ इसके फंक्शंस है। और इंडिविजुअल कोई एक फंक्शन इसका पूछा जाता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव भी पूछ सकता है या डेवलपमेंट वाले भी पूछ सकता है या रेगुलेशन वाले भी। ओके, अब आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 11। देखो चैप्टर नंबर 11 के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे मार्केट मैनेजमेंट की फिलोसफी। तो फिलोसफी बेटा हमारी कितनी है, 5 है। पहला प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग, मार्केटिंग और सोसाइटल कॉन्सेप्ट, ये 5 बड़े कॉन्सेप्ट हैं और इन पांचों को हम बोलते हैं फिलोसफी ऑफ मार्केट। देखो सबसे पहले मैं इन पांचों को एक साथ पढ़ाऊंगा छोटा छोटा, और जिससे आपका सारा काम हो जाए। पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या होती है, प्रोडक्शन का फैक्ट्री, प्रोडक्ट की भी फैक्ट्री होगा और सेलिंग का भी फैक्ट्री होगा, जबकि मार्केट का मार्केट और सोसाइटी का मार्केट भी हो सकता है और सोसाइटी भी हो सकता है। ओके, मेन फोकस क्या होता है, हमेशा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और प्रोडक्ट वाले का क्वालिटी और परफॉर्मेंस क्या है आपके प्रोडक्ट की, और फीचर्स क्या है प्रोडक्ट के, उस पर ध्यान होता है। और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट क्या है सेलिंग के लिए, उस पर ध्यान होगा। कस्टमर्स की नीड ओनली मार्केट कॉन्सेप्ट में, कस्टमर की नीड और सोसाइटल वेलफेयर, ठीक है, सोसाइटल कॉन्सेप्ट के अंदर। मींस क्या है, अवेलेबिलिटी कितनी है और अफोर्डेबिलिटी कितनी है प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट कितना हुआ, सेलिंग एंड प्रमोटिंग कितनी हो रही है सेलिंग कॉन्सेप्ट में, इंटीग्रेटिंग मार्केट और इंटीग्रेटेड मार्केट इसमें भी। एंड क्या होगा, बस प्रॉफिट पे जाके एंड हो जाएगा बेटा इन तीनों का, तो ठीक है, अब चौथे का भी, लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन आ जाएगा मार्केट वाले में, और साथ में सोसाइटल में आपका प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और साथ में सोशल वेलफेयर। तो इस तरीके से ये पांचों फिलोसफी आपकी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और काफी आसानी से देखो ये कर सकते हो आप, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने आपको दे दिया, क्योंकि सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए तो आएगा, तो वो तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली, ठीक है। अब हम बात करेंगे मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स होती क्या है, देखो अगर मैं बात करूं बेटा मार्केटिंग मिक्स की, तो मार्केटिंग मिक्स देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे मार्केट डिसीजन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ये तो आपको भी पता है। तो दे कैन बी क्लासिफाई एज अ नॉन, ठीक है, कंट्रोलेबल और कंट्रोलेबल फैक्टर के उसमें हम क्या करते हैं, इसको डिस्क्राइब कर देते हैं, मतलब बांट देते हैं मार्केटिंग, ठीक है। तो अभी इन फैक्टर को जब हमने बांटा, तो इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम कलेक्टिवली कहें तो इनको मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। डन। अब यहाँ देखो कह रहा है टू बी सक्सेसफुल, तो आप फार्म नीड टू बी टेक साउंड डिसीजन। तो अगर सक्सेसफुल होना है किसी फार्म को, तो इन काउंटेबल फैक्टर्स को लेकर फार्म को हमेशा क्या करना पड़ेगा, कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। कीप द एनवायरमेंटल फैक्टर इन माइंड, और एनवायरमेंटल फैक्टर को हमेशा क्या रखना पड़ेगा, अपने माइंड में रखना पड़ता है। क्लियर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा मार्केटिंग टूल्स, और मार्केटिंग मैनेजर्स यूज करेगा इन सभी टूल्स का, ताकि कंट्रोलेबल फैक्टर्स पे कंट्रोल कर सके, क्योंकि अनकंट्रोलेबल जो है, नॉन कंट्रोलेबल, उस पर तो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, इसलिए। तो चलो देखते हैं यहाँ पे सक्सेस जो होती है मार्केट ऑफर विल बी डिपेंड अपॉन द हाउ वेल दिस इंग्रेडिएंट आर मिक्स्ड, और डिपेंड करता है हमारी सक्सेस की किस तरह से हम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, सुपीरियर वैल्यू ऑफ कस्टमर्स, और सिमुलेटेनियसली कर रहे हैं अचीव, ठीक है, देयर सेल्स, और किस तरीके से अपनी सेल और अपने प्रॉफिट ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। और वो कैसे होगा, प्रोडक्टिंग सेटिस्फैक्शन से, ऑफर टू बायर्स रीजनेबल प्राइस पर, और कन्वेंशनली अवेलेबल होना चाहिए, अबाउट कम्युनिकेशन कैसा है ऑफर का वो। अब देखो प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, हम प्रोडक्ट मिक्स के अंदर बेटा जैसे कि लेबलिंग आती है, सबसे पहले डिफाइन बुक से कर लेना, फंक्शंस डिस्क्राइब करता है प्रोडक्ट के बारे में, स्पेसिफिक कंटेंट बताता है प्रोडक्ट का, आइडेंटिफाई करता है प्रोडक्ट को, ग्रेडिंग देता है प्रोडक्ट को एक, और हेल्प करता है प्रमोशन करने में प्रोडक्ट की बेटा, और प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, लो से रिक्वायर्ड जो भी होती है। और ये वाला टॉपिक आपके उसमें नहीं है, ठीक है, सिलेबस में क्लासिफिकेशन वाला। पैकेजिंग पहला प्राइमरी, देखो प्राइमरी पैकिंग, फिर सेकेंडरी पैकिंग, फिर ट्रांसपोर्टिंग पैकिंग, 3 प्रकार की पैकिंग होती है। इंपॉर्टेंस राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, सैनिटेशन, सेल्फ सर्विस आउटलेट, और इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये सारी इंपॉर्टेंस है। इन सब चीजों में फायदा करता है हमारे किसको, प्रोडक्ट को, ये ठीक है पैकेजिंग।
फंक्शन में वो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन इजीली हो जाता है, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन बढ़ जाती है इससे बेटा जी, और साथ में फैसिलिटेट होता है यूज ऑफ प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट प्रमोशन भी हो जाता है इसके साथ ही, ठीक है। ब्रांडिंग एडवांटेज टू द मार्केटर, सबसे पहले मार्केटर को क्या एडवांटेज होंगे ब्रांडिंग का। पहला, इनेबल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकता है, ठीक है, मार्केटर आसानी से, और हेल्प होगा एडवर्टाइजिंग करने में, और डिस्प्ले कर सकता है प्रोग्राम के अंदर। डिफरेंशिएशन प्राइसिंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम, और इजी टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, और नए प्रोडक्ट को इजीली हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मार्केट में। एडवांटेज क्या होंगे कस्टमर्स को, हेल्प इन द प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, और इंश्योर क्वालिटीज और स्टेटस सिंबल्स को हम इंश्योर कर सकते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड ब्रांड की, पहला प्रोनाउन इजी हो, स्पेस और रिमेंबर, बहुत जल्दी से आसानी से याद रह सके, स्पेल अच्छे से कर सके, प्रोनाउंस हो सके, और शॉर्ट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, बिल्कुल अलग होना चाहिए, वर्सटाइल होना चाहिए न्यू प्रोडक्ट के लिए हमेशा, और प्रोडक्ट बेनिफिट और क्वालिटीज बेनिफिट उसमें झलकते हो, ओके। एंड हैविंग द स्टेइंग पावर और कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड लीगली, जिसको लीगली प्रोटेक्ट और रजिस्टर्ड किया जा सके, ओके। अब देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 और आखिरी चैप्टर आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी इसी के साथ, ठीक। देखो कंज्यूमर राइट्स, इसमें हमारे कुछ राइट्स है बेटा कंज्यूमर्स के, जिसको हमें पता होना चाहिए कि क्या फायदा है, और ये राइट्स हमारे एक एक्ट के दौरान 1986 के एक्ट के तरफ से हमारे मतलब कंज्यूमर को राइट्स दिए गए थे, और इन राइट्स के बारे कुछ नहीं पूछेगा आपसे इस चैप्टर से, ठीक है। देखो पहला राइट टू सेफ्टी, हर एक कस्टमर का एक राइट होता है कि उसको राइट टू सेफ्टी, मतलब हर प्रोडक्ट से उसको सेफ्टी मिले, जैसे कि लाइक प्रोडक्शन अगेंस्ट प्रोडक्ट और प्रोडक्शन प्रोसेस और सर्विस, अगर कोई भी ऐसा सर्विस या प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी प्रोडक्शन प्रोसेस है जो उसकी हेल्थ को हर्ट मतलब नुकसान कर सकता है, ठीक है, नुकसान कर सकता है उसकी लाइफ को या उसकी हेल्थ को, तो ध्यान रखना वो प्रोडक्ट के खिलाफ जा सकता है, ओके। इंपोर्टेंस फॉर सेफ एंड सिक्योर लीव, उसको इंपोर्टेंस होती है उसकी लाइफ को, ठीक है, सिक्योर किया जाए। कंज्यूमर का इमीडिएट सेफ्टी रिक्वायरमेंट होती है हमेशा। उसके बाद एग्जांपल जैसे कि मान लो गैस सिलेंडर और प्रेशर कुकर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं दूसरे राइट की, तो दूसरा राइट है बेटा राइट टू सीक रीएड्रेसल। इसके अंदर पता क्या होता है कि अगर मान लो कंज्यूमर को उसके प्रोडक्ट के कारण मतलब कंपनी के प्रोडक्ट के कारण कुछ भी नुकसान हो जाता है या लॉस इंजरी कुछ भी हो जाती है, ठीक है, तो कंज्यूमर ठीक अगेंस्ट जा सकता है उस फार्म के, ठीक है, उस पर्टिकुलर फार्म के, और उससे क्या कर सकता है अपने मतलब नुकसान की मांग कर सकता है कि भाई मेरा नुकसान जो है वो मुझे भर के दे, भरपाई कर मेरे नुकसान की, या फिर मेरे प्रोडक्ट को रिप्लेस करके दे, या फिर उसको रिपेयर करके दे, ठीक है, या मेरे को रिफंड दे, इस तरीके की डिमांड कर सकता है एक कंज्यूमर, ठीक है, उस कंपनी से। और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, सेटअप कर रखा है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन भी, ओके। तीसरा राइट टू बी हेard, इसमें क्या होता है कि आपका कस्टमर जो है वो कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है, इन या अप्रोप्रिएट फार्म के खिलाफ, ठीक है, अगर उसे कोई भी प्रोडक्ट से, ठीक है, अनसेटिस्फैक्शन है तो, ओके, जिसे हम डिससेटिस्फैक्शन कह सकते हैं। डिससेटिस्फैक्शन अगर है बंदा प्रोडक्ट को लेकर उसके, तो वो उसके खिलाफ जा सकता है, कंप्लेंट कर सकता है, ओके। और कंज्यूमर से क्या कर सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मांग सकते हैं, भाई मेरे को रिफंड करके दो इसका, ठीक है, या रिप्लेस करके दो ये प्रोडक्ट मेरा, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, हर एक फार्म की कि वो कंज्यूमर के इस राइट को क्या करे, बनाए रखे। राइट टू चॉइस, ठीक है, कोई भी, ठीक है, मार्केटर या कोई भी रिटेलर बिल्कुल भी एग्रेसिव टेक्निक्स का यूज नहीं कर सकता, ठीक है, माल को बेचने के लिए, क्योंकि राइट टू चॉइस है कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर जो माल चाहे वो माल ले सकता है, जो उसका मनपसंद हो वो लेगा इस राइट के हिसाब से, ठीक है, जो उसको अच्छा लगे वो ले, कोई भी उसके ऊपर एग्रेसिव टेक्निक्स नहीं यूज होगी, मतलब गुस्से से या उससे बोलेंगे नहीं तुझे ये लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में क्या होता है बेटा कि कंज्यूमर का ये राइट है कि उसे अपने हर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, कंज्यूमर को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए हर नए प्रोडक्ट को लेकर, और कंज्यूमर का ये राइट है। और राइट जो रेमेडीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अनफेयर ट्रेड को लेकर, ये सब चीजों के बारे में, लॉ वगैरह के बारे में उसे पता होना चाहिए। और नो क्लियर कट पॉलिसी आउट हाउ टू बी कंज्यूमर शुड बी एजुकेटेड, और ये ऐसी कोई क्लियर कट, ठीक है, कोई पॉलिसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि कंज्यूमर को एजुकेट ना किया जाए, तो ये सब होता है, ठीक है बेटा। अब यहां पे आता है लास्ट हमारा राइट टू इन्फॉर्म्ड। देखो राइट टू इन्फॉर्म्ड में क्या होता है कि ये एक हक होता है कंज्यूमर को कि उसको बताया जाए कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, पोटेंसी क्या है, प्योरिटी क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, प्राइस ऑफ गुड्स क्या है, ठीक है, ये बताना पड़ेगा, और सर्विस क्या है, और ये सारा काम कौन करेगा, उसके लिए फार्म करेगा। और दिस इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द कंज्यूमर आर अवेल टू मेक प्रॉपर चॉइस, और ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए ताकि कंज्यूमर एक प्रॉपर चॉइस कर सके,
ठीक है, अपने प्रोडक्ट को लेकर, और अनफेयर प्रैक्टिस से वो बच सके, और डिस्क्रिप्टिव एडवर्टाइजमेंट और मिसलीडिंग लेवल नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, जिससे कंज्यूमर को बिल्कुल भी क्या हो, प्रॉब्लम क्रिएट होए। ठीक है, तो बेटा जी ये थे आपके 6 बड़े राइट्स कंज्यूमर के, और इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा चैप्टर से। तो ये आपकी जो बुक है, ठीक है, बिजनेस स्टडी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 1 घंटे 5 से 6 मिनट में ही कंप्लीट हो गई पूरी बुक। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो इस बुक को ही पढ़ लेना, ठीक है, मतलब इस वीडियो को देख लेना पूरा, तो आपका तब भी पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलो अब हम मिलेंगे, ठीक है, आपको थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, वाईक्यू भी करा दूंगा मैं अभी आपको। ठीक है, तब तक के लिए आपको बाय।